उस रोज़ जब अपने दोस्त के कमरे में मैंने वह लिबास देखा तो चौंक गया, क्योंकि हूबहू यह लिबास मेरी बीवी के पास भी था। पर दोस्त से कुछ पूछते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, जब उसने फ़ौरन ही वह लिबास छुपा दिया और मुझसे कहने लगा कि माफ़ करना, मैंने अपने रूम की सफाई नहीं की, बस जल्दी जल्दी में ही तुम्हें बुला लिया। वो क्या है ना, कल पार्टी थी जो देर तक चलती रही। मैं उसकी बात का मतलब जान गया था। जब मुझे याद आया कि मेरी बीवी भी तो कल रात मैके जाने का कहकर घर से चली गई थी, मुझे अपनी बीवी पर शक होने लगा था। पर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरा नाम मंजीत है, मेरी शादी पसंद की थी, मैं रितिका को बहुत पसंद करता था। घर वालों से लड़कर अपनी भाभी के खिलाफ जाकर मैंने ये शादी की थी, क्योंकि भाभी मेरी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी। पर मैं उनकी बहन में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। मैं तो शुरू से ही रितिका पर फिदा था, जो मुझे यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा ही पसंद आ गई थी। उसके नाज नखरे में सारी ज़िंदगी उठाना चाहता था। मैंने उससे काफ़ी वादे भी किए थे और मैं अब इन वादों पर पूरा भी उतरता था। पर मैं कभी नहीं जानता था कि शायद मुझ में ही कुछ कमी रह जाएगी। इस तरह मेरी उसके साथ शादी तो हो गई थी, पर भाभी को वह एक आंख भी नहीं भाती थी। तभी भाभी हर रोज़ शिकायतें लेकर आ जाती थी। मैं तो तंग आ गया था। अब तो रितिका भी यही कहने लगी थी कि देखो मंजीत, मुझे अब अलग घर लेकर दो, ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। मैंने जैसे ही उसकी बात मानकर अपने माँ बापू से अलग घर की मांग की, माँ बापू कहने लगे कि देखो, तुम्हें अलग घर तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बचेगा। ये बात सुनकर तो मैं पीछे हट गया था और रितिका को समझाने लगा। पर रितिका कहने लगी कि देखो, मुझे जायदाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास 10 तोला सोना है, इसे बेचकर हम लोग कोई नया कारोबार शुरू कर लेंगे। तुम मुझे इसी वक्त अलग घर लेकर दो, ताकि मैं सुकून का सांस तो ले सकूं, वरना तुम्हारी भाभी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। यूँ रितिका की बात मानकर मैंने उसे अलग घर, किराए के घर में शिफ्ट कर दिया। अब हम किराए के घर में रहते थे। मेरी एक मामूली सी जॉब थी। रितिका 3-4 महीने तो मेरे साथ बिल्कुल सेट रही थी। फिर इसके बाद उसके नखरे शुरू हो गए थे। वो यही कहती थी कि अब बिजली नहीं है तो अब पानी ख़त्म हो गया है। पर इस पर भी मैं उसे समझा ही लेता था कि देखो, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, अब किराए के घर में तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। लेकिन रितिका यही कहती थी कि मैके में तो मैं शहजादी की तरह रहती थी। मैंने तो कभी जूता तक खुद नहीं पहना था। हर चीज़ मेरे कमरे में खुद ब खुद आ जाती थी। पर देखो तो सही मेरी किस्मत, तुमने मुझे इतने ज़्यादा ख्वाब दिखाए थे, पर अब तो तुम भी अपने वादों से पीछे हट रहे हो। उसकी बात सुनकर मैं अपना सर थाम कर रह गया कि मैं उसे कैसे खुश रखूं। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। मेरे मुरझाए हुए चेहरे से मेरी परेशानी झलक जाती थी। तभी मेरे दोस्त कबीर ने एक रोज़ मुझे कहा कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? तुम्हारी तो शादी हो गई है। शादी के बाद तो इंसान की ज़िंदगी खुशगवार गुजरने लगती है, पर तुम्हारे चेहरे पर तो 12 ही बजे रहते हैं। मैंने उसे सारी बात बता दी कि क्या करूं। बीवी तो अपनी पसंद की ले आया, लेकिन अब उसे 24 घंटे मैं खुश करने में लगा रहता हूं। लेकिन वह मुझसे खुश ही नहीं होती, बल्कि शिकायतें तो इसकी ख़त्म ही नहीं होती। अब मैं क्या करूं? मेरी बात सुनकर कबीर ठहाका लगाने लगा, जैसे मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। फिर कहने लगा कि देखो, मैंने तो तुमसे कहा था कि शादी ना करो और बस अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। तुम्हें किसी लड़की की कमी नहीं थी, न जाने क्यों तुमने शादी की। मैंने उसे कहा कि मैं बेहतर रास्ते की तलाश में था। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करूं और उसे शादी का झांसा देकर तुम्हारी तरह उसका इस्तेमाल करूं। कबीर शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि वो ऐसा ही करता था। वो काफ़ी लड़कियों का इस्तेमाल करता था। वो बहुत ही अमीर घर से था। उसकी जॉब भी मुझसे अच्छी थी, क्योंकि वह स्मार्ट था। उसे रईसी के साथ साथ खूबसूरती भी मिली थी, जिसकी वजह से हर लड़की उसकी दीवानी हो जाती थी। और वो एक वक्त में कई लड़कियों के साथ दोस्ती रखता था। मुझे उसकी आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शायद मेरा घर आना ही ऐसा नहीं था। मेरी परवरिश बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन कबीर के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। तभी वह इन चक्करों में पड़ गया था। अभी भी वह अपने आप एक फ्लैट में रहता था। जब उसने हम मियाँ बीवी को दावत पर बुलाया, तो मैं अपनी बीवी को वहाँ लेकर तो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं कबीर की फितरत जानता था। पर कबीर कहने लगा कि देखो, क्या मेरी भाभी को मुझसे नहीं मिलवाओगे? ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा? मैंने उसे कहा कि देखो, अभी वह बीमार है। मैं उसे टालता ही रहा, लेकिन मैं आखिर कब तक टाल सकता था?
इस तरह एक रोज़ मैंने रितिका से कह दिया कि मेरे दोस्त की दावत है, वहाँ पर जाना है हमने। यूँ रितिका काफ़ी तैयार होने लगी। उस दिन लाल रंग की साड़ी पहनी थी, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और मैं उसे लेकर कबीर के फ्लैट पर पहुँच गया था। कबीर ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। जैसे ही मेरी बीवी ने कबीर को देखा, उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी। वह खामोश सी थी। न जाने वो दिल में क्या सोच रही थी कि शायद वो मेरी और कबीर की तुलना कर रही थी। अगर यह बात सच थी तो कबीर ने ही हर तरीके से बेहतर होना था। जैसे ही रितिका घर आई तो हर चीज़ पटक रही थी। वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं जानता था कि वो ये सब क्यों कर रही है। मेरा शक सही निकला था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही रितिका मेरे सामने कबीर की तारीफ़ें करने लगी थी कि तुम्हारा वो दोस्त कितना स्मार्ट और रईस है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है, क्योंकि जॉब तो तुम दोनों की एक जैसी ही है। पर मैंने इसे कह दिया कि कबीर बहुत काबिल है, वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है जिसकी वजह से वो अमीर है। पर एक दिन रितिका कहने लगी कि देखो, उसने हम दोनों को कितनी अच्छी पार्टी दी है, अब हमें भी चाहिए कि उसे अपने घर बुलाए। पहले तो मैं ठिठक गया था, लेकिन अगर मैं रितिका को मना कर देता तो न जाने रितिका मेरे बारे में क्या सोचती, कि शायद मैं अपने दोस्त से जल रहा हूँ। इसलिए मैंने उसे इजाज़त दे दी और इस तरह कबीर कुछ दिन बाद हमारे घर आ गया। पर रितिका तो अब काफ़ी सजने संवरने लगी थी। ऐसा तो वो मेरे लिए भी कभी तैयार नहीं हुई थी। मैंने उसे कुछ भी ना कहा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने उसे कुछ कह दिया तो वह यकीनन बुरा मान जाएगी। कबीर हमारे लिए बहुत ज़्यादा तोहफे लाया था। उसने एक पैकेट मेरी बीवी को थमा दिया और कहने लगा, भाभी ये आपके लिए है, मैं स्पेशल लाया हूँ। जबकि दूसरा पैकेट उसने मुझे दिया था। मैंने तो अपना पैकेट उसी वक्त खोल दिया था, लेकिन रितिका वह पैकेट अलमारी में रख चुकी थी। कुछ देर बाद ही वह वापस चला गया। जब मैंने उससे कहा कि तुम खोलकर तो देखो उसमें क्या है, रितिका ने जैसे ही वह पैकेट खोला तो देखकर हम दोनों के होश उड़ गए थे, क्योंकि वह बहुत ही कीमती लिबास था। रितिका की आंखें चमकने लगी थी, वो खुशी से चहकने लगी थी और कहने लगी कि मंजीत, तुम जानते हो यह लिबास बहुत ही कीमती ब्रांड का है। अगर तुम 3 दफ़ा भी तनख्वाह लोगे ना तो भी मुझे ये सूट नहीं दिलवा सकते हो जो तुम्हारे दोस्त ने मुझे दिलवाया है। मुझे तो अभी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कहकर उसने मेरे हाथ से मोबाइल फ़ोन खींच लिया और वो अपनी तरफ से कबीर से बात करने लगी थी, जबकि मैं खामोश सा खड़ा रह गया था। मैं तो उससे कुछ कह भी नहीं सकता था, लेकिन बस हल्का सा मुस्कुराकर अंदर चला गया। रितिका वो लिबास पहनकर अपने आप को देख रही थी, लेकिन उसके साथ ही उसने कुछ फ़ोटोज़ खींची थी। मैं उससे कहने लगा कि रितिका, मेरे मोबाइल में फ़ोटोज़ क्यों बना रही हो? तुम जानती हो ना मैं ऑफ़िस जाता हूँ, मेरा मोबाइल मेरे दोस्त भी इस्तेमाल करते हैं। जब वह कहने लगी कि क्या हो गया, मैं डिलीट कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया था। मैं उसे नाराज़गी का इजहार कर रहा था, पर वह कुछ मिनट ऐसे ही घूमती रही और मेरा मोबाइल इस्तेमाल करती रही। फिर उसके बाद भी उसने मेरा मोबाइल उठा लिया। अब यह हर रोज़ का मामला था। मैं जब भी ऑफिस जाता तो कबीर मुझसे ज़रूर रितिका का हाल पूछता। मैं भी उसे नॉर्मल सा जवाब देता था। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे, पर अब रितिका बहुत खुश थी। कबीर जितने भी तोहफे देता था, रितिका वो तोहफे देखकर खुशी से फूली ना समाती। लेकिन इसके साथ साथ वो मुझे ताने भी देती थी कि अगर तुम्हारी भी इतनी अच्छी जॉब होती तो मुझे इन तोहफों की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन अब मैं अंदर ही अंदर इस बात पर खुश होता कि चलो, रितिका का दिल तो लगा रहता है, अब वो मुझे बिजली और गैस की दिक्कतों के ताने तो नहीं देती। इसलिए मैं इस सब पर संतुष्ट था। पर मैं कहाँ जानता था कि ये मेरी लापरवाही मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर देगी। उस रात मेरी बीवी रितिका कहने लगी, मुझे मैके जाना है। उसकी बात सुनकर मैं तड़प कर उठ गया कि रितिका, इतनी रात को तुम्हें मैके क्यों जाना है? वो कहने लगी कि मंजीत, तुम फिक्र ना करो, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और अगर मैं वक्त पर ना गई तो माँ को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊंगी? अस्पताल भी देर तक बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे अभी जाना है। यूँ उसने अपना एक बैग तैयार किया और अपने मैके चली गई। अगले रोज़ भी वह ना आई, लेकिन मुझे कबीर की तरफ जाना था क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। यही सोचकर मैं कबीर की तरफ चला गया, पर उसके कमरे की हालत बहुत ही ख़राब थी। जब अचानक ही मेरी नज़र उस लिबास पर गई तो मैं ठिठक कर रह गया,
क्योंकि यह वही लिबास था जो कबीर ने मेरी बीवी को तोहफे में दिया था। पर ये यहाँ क्या कर रहा था? कबीर मेरी नज़रों की तरफ देखने लगा। वह समझ गया था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी उसने वह लिबास छुपा दिया और कहने लगा कि यार, मैंने अपने कमरे की सफाई नहीं की, बस जल्दी जल्दी में ही थोड़ा बहुत हुलिया ठीक किया है। लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मेरी आदतों से वाकिफ़ हो। कल रात बहुत देर तक पार्टी की थी, ये सब उसी की निशानी है। मैं कबीर की बात समझ गया था, लेकिन मुझे अभी भी वही लिबास चुभ रहा था। मुझे अपनी बीवी पर शक होने लगा था, क्योंकि कल रात तो वो भी मैके चली गई थी। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपनी बीवी पर शक नहीं करना चाहिए। यूँ हम दोनों ने मिलकर प्रेजेंटेशन तैयार की, पर कबीर बार बार मुझसे रितिका का ही पूछ रहा था। मैंने कबीर से कहा कि देखो, वो मैके चली गई है और मैं यहाँ रितिका का बताने नहीं आया, बल्कि प्रेजेंटेशन तैयार करने आया हूँ। जब कबीर कहने लगा, तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो 12 ही बजे रहते हैं। अगर रितिका मेरी बीवी होती ना, तो मैं खुशी से पागल हो जाता। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग लाल हो गया था। मैं काफ़ी गुस्से में था। जब कबीर कहने लगा कि देखो तो सही, तुम्हारी बीवी इस लिबास में कितनी खूबसूरत लग रही थी जो मैंने उसे तोहफे में दिया है। ये कहकर वो मुझे तस्वीरें दिखाने लगा। ये तस्वीरें देखकर तो मेरी रूह ही फना हो गई थी। ये तस्वीरें रितिका ने तब ली थी जब वह इस सूट को पहनकर देख रही थी। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी हरकत कर देगी। मैंने कबीर को कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से घर आ गया। घर आया तो रितिका पहले से ही मौजूद थी, लेकिन वह बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी मेरे गले लग गई, जबकि मुझे उससे नफरत सी महसूस हो रही थी। मैं चाहता तो उसे खुद से अलग कर देता, लेकिन न जाने क्यों मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर रितिका सच्ची हुई और मेरे सारे शक झूठे हुए तो फिर मेरा क्या बनेगा। इसीलिए मैं उसे वो सब करने दे रहा था जो वो करना चाहती थी। कुछ देर बाद वो कहने लगी कि देखिए तो सही, ये रिपोर्ट्स कैसी हैं। उसने मुझे एक फ़ाइल दी। मैंने जैसे ही फ़ाइल देखी तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि रितिका तो उम्मीद से थी, पर मुझे अचानक ही वह ड्रेस याद आ रहा था जो कबीर के बेड पर पड़ा था। मैंने रितिका से कहा कि यह बच्चा मेरा ही है ना। वो ये सुनकर शून्य रह गई थी। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया है, तुम होश में तो हो। पर मैंने वो फाइल बेड पर फेंकी और उसकी बाहों को पकड़कर कहने लगा कि देखो, मुझे गलत मत समझना, पर यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब वह पूछने लगी कि क्या इत्तेफाक नहीं हो सकता, खुलकर बताओ। लेकिन अचानक से मुझे ख्याल आया कि अब रितिका उम्मीद से है। अगर मैंने इसको कुछ भी कहा तो इसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तभी मैं हंसकर कहने लगा कि मैं तो तुम्हें फूल बना रहा था, आज अप्रैल है ना। मेरी बात सुनकर रितिका की जान में जान आई। तभी कहने लगी कि आपने तो मुझे डरा कर रख दिया था। अब मैं उसे गौर से देख रहा था, जब अचानक से मेरी नज़र उसके चेहरे से हटकर उसकी गर्दन पर गई, जिधर एक सोने का हार मौजूद था। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब मैं उससे कहने लगा कि रितिका, ये हार कहाँ से लिया है, रितिका का रंग उड़ गया था। कहने लगी, ओ हाँ, बताना याद ही नहीं रहा। ये हार तो मुझे माँ ने तोहफे में दिया है। मैं उम्मीद से हो गई हूँ ना, इसी खुशी में माँ ने दिया है। मैंने यह सुनकर एक ठंडी आह भरी थी और दिल में यही सोचा था कि काश ये सच हो। ऐसे ही दिन गुजरने लगे, पर एक हफ्ता ही गुजरा था जब कबीर हमारे घर आ गया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वह रितिका से काफ़ी फ्रेंडली बात कर रहा था, जैसे मैं उसका कुछ लगता ही नहीं था, बल्कि रितिका ही उसकी पक्की दोस्त थी। रितिका बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसके जाने के बाद ही मेरा पारा हाई हो गया। तभी मैंने वह मिठाई का डिब्बा एक ही झटके से फर्श पर दे मारा। रितिका मेरा जुनून देख रही थी कि मुझे क्या हो गया है, पर मैं इसे कोई जवाब नहीं देना चाहता था। तभी मैं घर से बाहर निकल गया। अब मैं जगह जगह फिर रहा था। न जाने मेरी हालत ऐसी क्यों हो रही थी। मुझे अपने माँ बापू बहुत याद आ रहे थे कि मैंने इस लड़की की खातिर अपने माँ बापू को छोड़ दिया। काश मैं उनके साथ रह रहा होता और मैंने रितिका पर कंट्रोल किया होता, तो शायद आज यह सब कुछ ना होता। पर मैं खुद को और धोखे में नहीं रख सकता था। तभी मैंने दिल पर पत्थर रखा और दोबारा से घर जाकर रितिका से कहने लगा कि देखो, मुझे तुम्हारे टेस्ट करवाने हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। यह बात सुनकर रितिका का वजूद बेजान हो गया था। कहने लगी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो,
क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा कि देखो, अगर तुमने इस बच्चे का टेस्ट ना करवाया तो मैं यही समझूंगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ये सुनकर तो रितिका रोने लगी थी। कहने लगी कि मैं जानती थी कि प्यार मोहब्बत की शादी कुछ देर ही चलती है, हमारे साथ भी यही सब हो रहा है। तभी तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी तुमसे नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे ये जानते थे कि जो शादी माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर हो उसका नतीजा यही निकलता है। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। इस बात पर मैं भी फट पड़ा कि मैंने भी तो अपने माँ बापों की बात नहीं मानी और तुम्हें अलग घर लेकर दे दिया। लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ कि काश मैं उनके साथ ही रह रहा होता और मैंने तुमसे प्यार ना किया होता तो मुझे यह सब कुछ ना सहना पड़ता। वो मुझे गैर यकीनी नज़रों से देख रही थी, जैसे मैं कोई अनहोनी बात कर रहा हूँ। 2 दिन बाद वो मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि ठीक है, मैं टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने उसकी बात सुनी तो कहने लगा कि क्या शर्त है। जब वह बोली कि मैं टेस्ट तो करवा लूँगी, लेकिन अगर यह बच्चा तुम्हारा हुआ तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तुमने मुझ पर शक किया है। अब मैं बुरी तरह फंस गया था। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। इस तरह मैंने उसे टेस्ट करवाने से रोक लिया था, लेकिन मैं अभी भी उलझन में गिरफ्तार था। न जाने मेरे साथ क्या हो रहा था। वह तो मुझसे रूठकर मैके चली गई थी। मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था। कबीर रोज मुझे कहता था कि तुम मेरे पास आ जाओ, आखिर भाभी को क्या हुआ है, वह तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई। पर मैं उसे क्या बताता कि मैंने ही उस पर शक किया है। मैंने रितिका से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे सारे नाते ही तोड़ दिए थे। पर एक रोज़ मैंने जो देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि मैं जिस होटल में गया था वहाँ पर रितिका और कबीर दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी हंसी खुशी गप्पे मार रहे थे। दोनों को एक साथ देखकर मुझे जवाब मिल गया था। मैं जो अपनी गलती मान रहा था और खुद को कोस रहा था, अब मुझे रितिका पर गुस्सा आ रहा था कि मैं जैसा सोच रहा था ये बिल्कुल वैसी ही निकली। मैं फ़ौरन उसके पास गया, उसका बाजू दबोच कर कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी घटिया औरत हो, इसके साथ यहाँ रंगरलियाँ मना रही हो, जबकि तुम मेरी बीवी हो। अगर तुमने यही सब करना है तो मुझसे आज़ादी मांग लो, मैं तुम्हें फ़ौरन ही तलाक दे दूँगा। रितिका ये सुनकर उसी वक्त बेहोश हो गई, जबकि कबीर कहने लगा कि यार ये तुमने क्या कर दिया। मैं यहाँ तुम्हारा मामला सुलझा रहा हूँ, जबकि तुमने तो फिर से खुद को खाई में धकेल दिया। मुझे तो कबीर पर भी गुस्सा आ रहा था। मैं उसकी बात समझने में नाकाम था। तभी उससे भी कहने लगा कि देखो, तुम फ़ौरन से यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के मामले में कोई तीसरा इन्वॉल्व हो। मैं अपनी बीवी से खुद ही निपट लूँगा। वो अफसोस करके वहाँ से चला गया। जब कुछ देर बाद ही मैं रितिका को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया, लेकिन उसे होश तो आ गया था, पर वह मुझे एक नज़र भी देखना गवारा नहीं समझ रही थी। मैं बहुत परेशान था। नर्स ने बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं है, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। मैं रितिका से कहने लगा कि देखो, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास तुम्हें खुश रखने के पैसे नहीं हैं, पर क्या मेरा दिल तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? मेरे दिल में तुम्हारे लिए जितनी मोहब्बत है उतनी किसी के लिए भी नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मुझे धोखा मत दो। जब वह कहने लगी कि बहुत हो गया, मुझे तुम इस वक्त एक साइको लग रहे हो जिसको अपनी बीवी पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, पर मैं यह नहीं जानती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगे कि मुझे कबीर के साथ जोड़ दोगे। उसकी बात पर मैं सर थाम कर रह गया। मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, पर मैं क्या करूं? तुम उसके साथ वहाँ क्या कर रही थी? जब रितिका कहने लगी कि ये बात तुम कबीर से ही पूछ लेना, लेकिन मैं तो अब गवारा नहीं करता था कि जिसने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा था और मेरी ही बीवी के साथ लगा हुआ था, मैं उसके पास जाऊं। मैंने रितिका को समझाने की कोशिश की कि देखो, कबीर सही इंसान नहीं है, वह लड़कियों का इस्तेमाल करता है। अपनी ज़िंदगी को लेकर वो बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। तुम ऐसे इंसान से मिलती ही क्यों हो? जब वह कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हें इस बात का कोई जवाब नहीं दूंगी, तुम बस कबीर से पूछ लो। आइंदा के बाद तुम मेरे पास भी मत आना। जैसे ही बच्चा होगा मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। उसकी बात पर मेरा दिल टूट गया था। अब मैं क्या करूं? एक दफ़ा फिर से मैं रितिका से दूर हो गया था। जब एक रोज़ अचानक ही कबीर मुझसे मिलने के लिए आया, मैंने जैसे ही उसे देखा तो मुंह फेर कर वापस जाने लगा।
फिर कहने लगा कि देखो आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताकर रहूँगा। वह मेरे पास आया और आराम से बैठकर कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम अपनी बीवी को लेकर बहुत जज्बाती हो, हर शौहर को ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन तुम उस पर बेवजह ही शक कर रहे हो। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी बीवी बिल्कुल मासूम है। मैंने उससे कहा कि देखो सफाई मत दो, मेरी बीवी ऐसी होती तो वह तुम्हें अपनी तस्वीरें बिल्कुल भी ना बेचती, क्योंकि वह जानती है कि मुझे यह बात पसंद नहीं है। पर कबीर बोला कि देखो इसमें गलती मेरी ही है, मैं उसे अपनी भाभी समझता हूँ। मैंने तुम्हें आज तक अपना भाई समझा है, फिर मैं तुम्हारी बीवी पर गलत नज़र क्यों डालूँगा? तुम्हें क्या मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? हाँ, मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि भाभी को मेरा तोहफ़ा बहुत पसंद आया था। किसी वजह से मैंने उससे तस्वीर मांगी थी, उसने मेरी खातिर वह तस्वीर भेजी थी, क्योंकि वह कह रही थी कि मंजीत को यह सब पसंद नहीं है, मैं तस्वीर नहीं भेज सकती। लेकिन मैंने उससे कहा कि देखो हम दोनों आपस में भाई हैं और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है, लेकिन मैं बस देखना चाहता था कि वो लिबास उसे पूरा था कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ख़ास ब्रांड का था और वापस नहीं हो सकता था। मैंने जैसे ही कबीर की बात सुनी तो खामोश हो गया था। मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था, पर अचानक ही मुझे वह ड्रेस उसके रूम में पड़ा हुआ याद आया। मैंने कबीर से कहा कि देखो उस रोज़ मेरी बीवी घर पर नहीं थी और जैसे ही मैं तुम्हारे रूम पर पहुंचा तो मैंने वही ड्रेस तुम्हारे पास भी देखा। तब कबीर अपना सर थाम कर बैठ गया और कहने लगा कि मंजीत तुम इतनी छोटी सोच के कब से हो गए? तुम्हारी तो इतनी छोटी सोच पहले कभी नहीं थी। तुम जानते हो ना कि मैं सोनाली को पसंद करता हूँ। मैंने जो ड्रेस तुम्हारी बीवी के लिए ली थी बिल्कुल वैसी ही सोनाली के लिए भी ली थी। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का हो गया था। मैं अफसोस करने लगा था, पर मेरे पास अब अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। कबीर ने सारी गलतफहमी दूर कर दी थी, पर मैं उसके सामने टूट चुका था। मैं उसके सामने यह जाहिर करने लगा था कि मैं क्या करूं। मैंने तो रितिका पर बहुत शक किया है। मैं तो इस नन्ही जान पर भी शक कर रहा था जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं थी। कबीर ने ये बात सुनी तो वह उठकर बैठ गया। कहने लगा कि तुमने ये क्या कर दिया? न जाने वो क्या सोच रही होगी कि तुम्हें उस पर यकीन ही नहीं है। मैं कबीर के सामने हाथ जोड़ने लगा कि प्लीज़ उसे समझाओ, उसे कहो कि वो मेरे पास वापस आ जाए। जब कबीर कहने लगा कि मैं तो यही समझाने के लिए उससे होटल में मिला था, मैं यही तो चाहता था कि वो तुम्हारे पास आ जाए, तभी तो मैंने उससे कहा था कि वह एक बार मेरी बात सुन ले। मैंने उसे बहुत समझाया था। मैं उस वक्त होटल में उसके साथ बैठकर यही कह रहा था और अपने बचपन की नादानियों को शेयर कर रहा था, जिस पर हम दोनों काफ़ी हंस रहे थे। अचानक ही तुमने आकर सारा काम बर्बाद कर दिया। ये सब तुम्हारे जज्बातीपन ने बर्बाद किया है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं तुम दोनों पति पत्नी के बीच में पड़ूं। उसकी बात सुनकर तो मैं घबरा गया कि अगर कबीर ने भी मेरा साथ ना दिया तो मैं क्या करूँगा। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे जब अचानक ही एक रोज़ मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया, लेकिन मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो वह मैरी की कॉल थी। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने उसका नंबर सेव भी नहीं किया था। फिर वह कहने लगी कि तुम बाप बन गए हो, पर तुम्हें इतनी भी खबर नहीं है। यह सुनकर तो मैं खुशी से पागल हो गया था। मैं सारे शिकवे भुलाकर अस्पताल पहुंच गया, लेकिन रितिका तो अभी भी मुझसे नाराज़ थी। वह तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। मैंने खुशी खुशी अपने बेटे को अपनी गोद में लिया। जब मेरी सास कहने लगी कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम अपने बेटे से मिलो, बल्कि मैंने तुम्हें किसी और मकसद के तहत बुलाया है, यह सुनकर मैं घबरा गया था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि कहीं जो कुछ मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। पर मेरी सोच बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मेरी सास ने कहा कि अब हम रितिका को सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकते। तुम जैसे कमज़ोर इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं देख सकती। तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तुम मेरी बेटी से झूठे वादे करते थे। शादी से पहले तुमने इससे बहुत जिद की थी, पर जब मेरी बेटी तुम्हारे प्यार में फंस गई तब तुमने इससे शादी कर ली। तो फिर तुमने अचानक इस पर शक करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी इतनी मासूम है, आज तक उसने कभी किसी लड़के से बात नहीं की, पर वो तुम थे जिसने मेरी बेटी को अप्रोच किया था। लेकिन तुमने क्या किया?
मेरी मासूम बेटी पर तुमने शक किया था और इसकी मासूमियत को तुमने उसकी चालाकी समझा। तुमने बहुत बुरा किया। इसी वजह से अब हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि हम अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इसके मम्मी पापा अभी ज़िंदा है। हम दोनों अपनी बेटी को वह प्यार दे सकते हैं, उसे किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत ही ना पड़े। अपनी सास की बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं रितिका की तरफ देख रहा था पर वह बिल्कुल चुप थी। मैंने रितिका से काफ़ी माफ़ी मांगी। मैंने अपनी सास के आगे हाथ जोड़े, उनसे यही कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मेरे बच्चे और मेरी बीवी से अलग मत करो। कहने लगी कि देखो, तुम यह मत समझना कि ये फ़ैसला तुम्हारी बीवी का है, बल्कि ये फ़ैसला हमारा है। हम दोनों ने ही रितिका की ज़िंदगी बचाने का फ़ैसला किया है, इसमें रितिका का कोई हाथ नहीं है। और हाँ, अगर तुम अपने बेटे से मिलना चाहते हो तो पाबंदी नहीं है, तुम जब चाहो अपने बेटे से मिलने आ जाओ, हमें कोई मसला नहीं है। मैं जान गया था कि अब मेरा उनके साथ रहना फजूल है। मैं हारे हुए शख्स की तरह वहाँ से बाहर निकला था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मैंने सब कुछ हार दिया है। मैं अपने माँ बाप को तो पहले ही हार चुका था, उन्हें मैंने रितिका के लिए छोड़ा था, लेकिन रितिका ने इस बात का भी ख्याल ना रखा। अब तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरा दिल करता था कि मैं अपने माँ बापू के पास चला जाऊं, उनके कदमों में पड़ जाऊं, उनसे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगूं कि मुझे माफ़ कर दो, पर मेरी हिम्मत गवारा नहीं करती थी। मैं अब इसी फ्लैट में पड़ा रहता था। बस जॉब ही मेरी ज़िंदगी का एक मकसद था। यूँ रितिका से अलग हुए मुझे 1 साल हो गया था जब कबीर ने मुझे अपनी शादी पर इन्वाइट किया। वो सोनाली से शादी कर रहा था। मैं कबीर से भी नहीं मिलता था, तभी उसने शादी पर आने पर काफ़ी ज़ोर दिया था। मैं उसकी शादी पर चला गया, पर मेरी नज़र जैसे ही सामने गई तो वहाँ रितिका हमारे बच्चे के साथ मौजूद थी। उसे देखकर मैं चौंक गया था, पर जैसे ही मेरी नज़र उसके साथ खड़े उस शख्स पर गई तो मेरा शरीर बेचैन सा हो गया था। वह एक अमीर बिजनेसमैन था। अचानक ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही देखा तो वो कबीर था। वो मुझे हौसला दे रहा था। कहने लगा, मैं जान गया हूँ, रितिका को एक अमीर पार्टनर मिल गया है, अब तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। वो मेरी ज़ख्मी मुस्कुराहट पहचान गया था, तभी उसने मुझे गले से लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोया था कि एक तरफ मेरा दोस्त था, मैंने उस पर भी शक किया, पर उसने मुझे माफ़ कर दिया था, और दूसरी तरफ मेरी बीवी थी जिसने मेरी गलती की वजह से मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया था। मैंने अपने बेटे को भी पहली दफ़ा देखा था, पर मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि मैं उसके करीब जाऊं और उससे प्यार करूं। मैं इस सब की वजह से डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन कबीर मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। जब एक रोज़ वह मुझसे कहने लगा कि तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। मैं सोच में पड़ गया कि मेरी तो सालगिरह भी नहीं है, जब अचानक ही वह मुझे एक अंधेरे से गुप्त कमरे में ले गया। कुछ सेकंड बाद जैसे ही कमरे की लाइट जली तो अपने सामने उन 2 वजूद को देखकर मेरी सांसें थम गई थी। मैं फ़ौरन ही फर्श पर गिर गया था। मैं अपने माँ बाप के पाँव चूमने लगा था, उन दोनों के बारी बारी गले लगा था। मेरे माँ बापू ने मुझे बहुत प्यार किया था। मैंने उनसे रो रो कर माफ़ी मांगी थी। मैं इस पल किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। माँ बापू ने मुझे हौसला दिया। कबीर ने उन दोनों को मेरा सारा अतीत बता दिया था कि मुझ पर क्या बीती है। माँ बापू मुझे फिर से घर ले आए थे। वो मुझे हौसला देते थे कि बीती बातें भुला दो, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। मैंने भी माँ बापू की बात मानकर उनसे कह दिया था कि आप जिस लड़की से भी मेरी शादी करवाएंगे मैं उसी से शादी कर लूँगा। यूँ मैंने उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ली और मैं माँ बापू के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा था। मैं जान गया था कि दुनिया की जितनी खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ भी इंसान पाले, लेकिन अगर उसमें माँ बाप की मर्ज़ी शामिल नहीं है तो इंसान उस चीज़ से दूर हो जाता है। माँ बाप की मर्ज़ी जिस चीज़ में शामिल हो वह चीज़ इंसान को सोना लगती है। यूँ मैंने रितिका को अपने एक डरावने ख्वाब की तरह भुला दिया था और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपने हाल में अपने अतीत के अक्स को कभी भी नहीं पड़ने दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।